हेलो दोस्तों, हम लोग शुरू करेंगे इस लेक्चर सीरीज में इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग जो है सिविल सर्विसेज के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन आते हैं और जितना भी सिलेबस है उस सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंतर्गत मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आईएएस के और जो स्टेट पीसीएस हैं, सारे हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस सारे क्वेश्चन जो है उनको भी कवर करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारत का जो संविधान है वो एक दिन में नहीं बना है। ठीक है, एक दिन में ना बनकर वो जो है एक तरीके से मानिए कि एक सतत यात्रा का परिणाम है। ठीक है, और ये शुरुआत कब से होता है? जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना के साथ साथ जो है 26 जनवरी 1950 में जब संविधान लागू होता है, ठीक है, तो समझ लीजिए कि यहाँ ये सतत यात्रा के परिणाम के स्वरूप जो है भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है। तो अब हम लोग यहाँ पे जो भारतीय संविधान का जो संवैधानिक इतिहास है, यानी जो सतत यात्रा है, उसके जितने भी एक्ट हैं जो भी उन सभी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला एक्ट है हमारा 1600 ईस्वी का राजलेख। ठीक है, 1600 ईस्वी का राजलेख, ये जब कंपनी बनी थी उस दौरान जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट लेख नहीं है, लेकिन हमें एक जानकारी के लिए पता होना चाहिए। तो 1600 ईस्वी के राजलेख में ये भारत का संवैधानिक इतिहास में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के साथ इसका प्रारंभ होता है। इसमें इसके माध्यम से जो है 1600 ईस्वी को महारानी जो एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी इस एक्ट के माध्यम से। और पूर्वी देश, जितने भी जो ब्रिटेन के पूर्वी देश थे, उन्हें 1500 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया गया था इस एक्ट के माध्यम से। ठीक है, इसमें कंपनी का सारा प्रशासन एक परिषद को सौंपा गया था, जिसके जो शीर्ष लेवल था, यानी जो गवर्निंग बॉडी थी, उसमें एक गवर्नर था और 24 अन्य सदस्य थे। ठीक है, इसे जो है गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा प्रदान की गई थी। इसके बाद जो अगला एक्ट है वो आता है 1726 का राजलेख। ये इस राजलेख के द्वारा जो है 1726 के राजलेख के माध्यम से कोलकाता, मुंबई और मद्रास, ये 3 प्रेसिडेंसी थी, इनके राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति दी गई थी, कानून बनाने की शक्ति इस एक्ट के माध्यम से प्रदान की गई थी। ठीक है, पहले ये जो शक्ति थी वो इंग्लैंड में जो निदेशक बोर्ड था उसके पास थी। ठीक है, तो उस शक्ति को देकर दे दिया गया जो आपके कोलकाता, मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों में गवर्नर थे। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट है, और यहाँ से जितने भी एक्ट हैं सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके बाद जो भी एक्ट आएंगे सारे इंपॉर्टेंट है और इनसे लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ये तत्कालीन जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे, उनके द्वारा जो है एक गुप्त समिति बनाई गई थी। ठीक है, उस समिति के सिफारिश पर जो है इस एक्ट को बनाया गया और इस एक्ट के द्वारा कंपनी के प्रशासन पर जो है अमूलचूल परिवर्तन किए गए। ठीक है, इस अधिनियम ने कंपनी के शासन के लिए पहली बार एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया। ठीक है, और एक सुनिश्चित शासन पद्धति की शुरुआत यहाँ से होती है। इस एक्ट के माध्यम से, यानी 1773 के एक्ट के माध्यम से, बंगाल में फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी के प्रशासक को इस एक्ट के माध्यम से अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, तो जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या कर दिया गया? गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात जो है बंगाल के अंतर्गत जो है मुंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, उनको जो एक दूसरे से पहले स्वतंत्र हुआ करती थी, इस अधिनियम के अंतर्गत बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया और बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कार्यावधि जो है 1 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उनके जो सदस्य होते थे, उनकी जो कार्य अवधि थी वो 1 वर्ष के स्थान पे 4 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कुल सदस्य संख्या 24 से 1/4 सदस्य प्रतिवर्ष अवकाश ग्रहण करते थे। ठीक है, टोटल जैसे कि अभी क्या होता है, हमारे जो राज्यसभा है उसमें 1/3 सदस्य जो है हर 2 साल में अवकाश ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो 24 सदस्य थे उसके 1/4 सदस्य जो है प्रतिवर्ष जो है अवकाश ग्रहण करते थे, क्योंकि इनका कार्यकाल कितना था? 4 वर्ष का था। तो हर साल जो है 1/4 सदस्य जो है अवकाश ग्रहण करते थे। शासन की जो समस्त सैनिक तथा सिविल शक्ति थी वो गवर्नर जनरल तथा उसके 4 सदस्यीय परिषद को सौंप दिया गया। ठीक है, और जो निर्णय होता था वो बहुमत से होता था। गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट,
इसमें 1774 में कोलकाता में एक 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये यूपीपीसीएस में लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। सर एल्जाह इम्पे को इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है, इम्पे साहब जो है इसके मुख्य न्यायाधीश थे, तथा जो अन्य न्यायाधीश थे उसके अंतर्गत चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, इनको न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है, और इसके विरुद्ध जो अपील कर सकते थे वो प्रिवी काउंसिल, प्रिवी काउंसिल कहाँ था? ब्रिटेन में था, तो इसके वहां जाकर इसकी अपील कर सकते थे। इस अधिनियम द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को बिना लाइसेंस प्राप्त किए व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया। यानी भारत में व्यापार करना है तो क्या करना पड़ता था? उनको लाइसेंस लेना जरूरी हो गया था, आवश्यक हो गया था। ठीक है, इसके बाद जो है अगला एक्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये 1781 में आया। इस एक्ट के अंतर्गत जो है रेगुलेटरी एक्ट जो 1773 था उसकी कमियों को दूर करने के लिए एक्ट बनाया गया। इसको संशोधनात्मक एमेंडिंग एक्ट भी कहते हैं। इस एक्ट के द्वारा जो है कलकत्ता की सरकार को जो है बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार जो है कलकत्ता की जो सरकार थी उसे विधि बनाने के 2 सोर्सेस प्राप्त हो गए। पहला सोर्स क्या था? रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है वो कलकत्ता प्रेसिडेंसी के लिए, और दूसरा जो सोर्स था वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट था। इसके अंतर्गत वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए दीवानी प्रदेशों के लिए कानून बना सकते थे। ठीक है, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया और सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करके उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। तो इस तरीके से ये मुख्य 3-4 बातें हैं जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के माध्यम से की गई। अगला एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत ये 1784 में आया। यह अधिनियम जो है कंपनी द्वारा जो अधिगृहित भारतीय राज्य क्षेत्रों पर जो ब्रिटिश ताज यानी क्राउन का जो स्वामित्व था उसके दावे का यह पहला संवैधानिक दस्तावेज था, जिसका शीर्षक था भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। इस अधिनियम के प्रमुख जो इसके पॉइंट है वो अभी उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला पॉइंट है, इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के जो व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलाप थे उन्हें अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक कार्य और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में, ठीक है, तथा राजनीतिक क्रियाकलापों को जिनके अंदर सैनिक, असैनिक व राजस्व संबंधी आते हैं के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार सम्राट को दिया गया। ठीक है, इस प्रकार भारतीय उपनिवेश में 2 शासक थे। पहला है कंपनी का निदेशक बोर्ड और दूसरा है नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए। ठीक है, और जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसकी संख्या जो है 4 थी। 4 सदस्यों को कम करके कितना कर दिया गया? 3 कर दिया गया। और इस परिषद को भारत में प्रशासन जैसे सैन्य शक्ति है, युद्ध है, संधि है, राजस्व तथा देशी रियासत आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। प्रांतीय परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई और इन्हीं सदस्यों में से एक को प्रांत का सेनापति बनाया गया। केंद्रीय शासन के अनुपालन न होने पर गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार इस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने के लिए इंग्लैंड में एक कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, भारत में जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे, ठीक है, वो यदि कोई यहाँ पे गलत कार्य करते थे, अवैध कार्य यानी कानूनी कार्य, कानून जिन जिन कार्यों के लिए बना था यदि उनको तोड़ते थे तो उनके लिए इंग्लैंड में एक अलग कोर्ट की स्थापना की गई। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसके माध्यम से कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, और तथा युद्ध तथा संधि करने से पूर्व जो है कंपनी के डायरेक्टरों की स्वीकृति लेना गवर्नर जनरल को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, यदि गवर्नर जनरल जो है देसी राजाओं से युद्ध करता था या संधि करता था तो उसको सबसे पहले जो है कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे उनसे स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है पिट्स इंडिया एक्ट के। तो इसके अलावा जो है अगला एक्ट जो है वो है 1786 का एक्ट। तो इस एक्ट के द्वारा जो है गवर्नर जनरल के विशेष अधिकारों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया और जो है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ठीक है, जो 1786 का एक्ट था इसमें जो है गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की भी शक्तियां प्रदान की गई। ठीक है, तो ये एक छोटा सा एक्ट है और ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी जानना चाहिए, इसलिए मैंने इसको भी कवर किया है। अगला एक्ट है 1773 का चार्टर एक्ट। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से
चार्टर एक्ट जो 1773 का है, 93 का है, ठीक है, सॉरी। अब देखिए हर 20 वर्ष के अंतर्गत जो है चार्टर एक्ट आएगा। जैसे 1773 था, उसका 20 वर्ष 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853, इस तरह लगातार जो है हर 20 वर्ष में एक चार्टर एक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस अधिनियम के माध्यम से नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था किया गया है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है उसको भारतीय राजस्व से वेतन देने के लिए किस एक्ट के तहत व्यवस्था किया गया, तो वो है 1793 का एक्ट, ठीक है। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों व विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया, ठीक है। तो ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन जैसे कि ये एक तो वेतन वाला हो गया, दूसरा जो है कानून और विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार जो न्यायालय के दिए गए, 2-3 पॉइंट है इस एक्ट के अंतर्गत, तो इन्हें जानना चाहिए आपको। अगला एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है, इससे काफ़ी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, वो है 1813 का राल एक्ट, चार्टर एक्ट 1813, ठीक है। तो इसमें कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करके उस पर और प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए ईसाई मिशनरियों को भारत में और अधिक स्वायत्तता की मांग के मद्देनजर ये राजलेख पारित किया गया था। इसके द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुज्ञा दी गई, ठीक है। ये क्वेश्चन कितनी बार, कई बार यूपी पीसीएस और स्टेट पीसीएस जितने भी आते हैं, हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस, और इसके अलावा जो है यूपीएससी में भी ये प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा सभी ब्रिटिश लोग, जितने भी ब्रिटिश लोग थे, वो व्यापार का अधिकार उनको प्रदान कर दिया गया। लेकिन जो है इसमें चीन और चाय, ठीक है, चीन और चाय का व्यापार जो था वो एकाधिकार कंपनी के लिए बनाए रखा गया। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए के खर्च का उपबंध किया गया और स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को जो कर है, जो टैक्स है, उसको लगाने का अधिकार दिया गया, ठीक है। और इस राजलेख द्वारा जो है कलकत्ता, बंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा निर्मित विधियों का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया और ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर तथा प्रधान सेनापतियों की नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया। तो इस तरीके से 1813 के एक्ट के महत्वपूर्ण बिंदु हैं, ठीक है। 1833 का जो एक्ट है, अब इसके बाद ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट है। तो 1833 के एक्ट में जो है वो जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार जो है देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया, ठीक है, सेंट्रलाइजेशन किया गया यहाँ पे। सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया, लेकिन जो आपका नियंत्रक मंडल था इस कानून को अस्वीकृत कर स्वयं कानून बना सकता था। गवर्नर जनरल की परिषद द्वारा पारित कानून को अधिनियम कहा जाता था। जो गवर्नर जनरल कानून बनाता था उसको अधिनियम कहा जाता था। बंबई तथा मद्रास की परिषद को विधि निर्माण की शक्तियों को वापस ले लिया गया। जो बंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, वहां पर जो परिषद थी, उनकी जो कानून बनाने की शक्ति है उनको वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को, जिसके अंतर्गत चाय और चीन के साथ जो व्यापार सहित अधिकार थे, उनको समाप्त कर दिया गया तथा कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक दायित्व सौंपा गया। जो विधियां थी, जो कानून थे, उनका संहिताकरण करने के लिए गवर्नर जनरल को आयोग गठित करने का प्राधिकार दिया गया तथा 1834 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय विधि आयोग का गठन किया गया। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित किया गया तथा जो है 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। जैसे कि इसमें बहुत सारे बिंदु हैं, लेकिन इनमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बिंदु है, अभी मैं प्रश्न भी जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं उनको भी इसमें आपके सामने जो है प्रस्तुत करूंगा।
भारत में संविधान निर्माण का जो है आंशिक संकेत इस चार्टर में दिखाई देता है। यहाँ से एक जो है संपूर्ण भारत के लिए संविधान निर्माण की बात जो है देखने को मिलती है। इसके बाद जो है अगला एक्ट आता है वो है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का जो चार्टर अधिनियम है वो भारतीयों द्वारा कंपनी के प्रतिक्रियावादी शासन की समाप्ति की मांग तथा गवर्नर जनरल लाल डलहौजी, इस समय गवर्नर जनरल कौन थे, लाल डलहौजी द्वारा कंपनी के शासन में सुधार हेतु प्रस्तुत रिपोर्ट के संदर्भ में पारित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से पृथक करने की व्यवस्था की गई। विधि निर्माण हेतु भारत के लिए एक अलग 12 सदस्यीय विधान परिषद ऑल इंडिया लेजिस्लेशन काउंसिल की स्थापना की गई। विभिन्न क्षेत्रों तथा प्रांतों के प्रतिनिधियों को इसका सदस्य बनाकर सर्वप्रथम क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। विधान परिषद का प्रमुख कार्य देश के लिए विधि बनाना था, किंतु इस विधि को अधिनियम एक्ट बनने के लिए गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी। ठीक है, ऐसी विधियों को गवर्नर जनरल वीटो भी कर सकता था। बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया और कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए नामजदगी के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षाओं को आधार बनाया गया। ठीक है, यहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ होता है। ब्रिटिश संसद को किसी भी समय कंपनी के शासन को समाप्त करने का अधिकार दिया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों की जो संख्या थी वो 24 से कम करके कितनी कर दी गई, 18 कर दी गई। यह एक्ट भारतीयों के शासन में ब्रिटिशकालीन इतिहास में अंतिम चार्टर राजलेख था। इंग्लैंड में एक विधि आयोग का गठन भारतीय विधि आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए किया गया। तो इस तरह इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु थे और ये अंतिम चार्टर एक्ट था कंपनी के अधीन। इसके बाद जो है 1857 की क्रांति होती है और कंपनी का शासन समाप्त होकर के ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है भारत में शुरू होता है। तो अब हम लोग जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं तो उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। देखिए जो है यूपी पीसीएस या जितने भी हिंदी भाषी स्टेट पीसीएस हैं तो इस क्षेत्र से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई थी? तो जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था 1600 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट है उसके तहत। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहाँ से प्रारंभ किया? तो ईस्ट इंडिया अपनी कंपनी ने भारत में अपना कार्य जो है सूरत से प्रारंभ किया था। आंग्ल भारतीय विधि संहिताओं के निर्माण के एवं विकास की नींव कहाँ से पड़ी? 1600 ईस्वी के चार्टर से। वहीं जो है इंग्लैंड स्थित जो कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का विधि निर्माण का अधिकार है वो 1726 का जो राजलेख द्वारा है वो गवर्नर तथा उसकी परिषद के सदस्यों को विहित किया गया था। ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा गया है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कंपनी के गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। ठीक है, तो यदि प्रश्न आता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो वो था वारेन हेस्टिंग। और किस एक्ट के तहत? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था। गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के 4 सदस्यीय जो परिषद में पार्षद थे वो थे फिलिप फ्रांसिस, क्लूवेरिंग, मॉनसन और वर्नैल। ठीक है, इस तरह से गवर्नर जनरल तथा उसकी परिषद किसके प्रति उत्तरदायी थी? वो है इंग्लैंड में जो स्थित जो निदेशक बोर्ड था उसके प्रति ये उत्तरदायी थे। इसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रबंधन शक्ति किसमें निहित थी? तो वो गवर्नर जनरल एवं उसके जो 24 सदस्यीय परिषद थी उसमें जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रबंधन शक्ति निहित थी। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है किसके तहत किया गया था? वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया था। और उच्चतम न्यायालय जो बनाया गया था 1773 के एक्ट के द्वारा उसमें न्यायाधीश जो थे उनकी सदस्य संख्या जो थी 4 थी और मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे थे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना जो है 1774 में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का संसदीय नियंत्रण का प्रथम प्रयास रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। और वहीं 1765 में एंग्लो इंडियन इतिहास का जो युग है, युग प्रवर्तक काल इसे बोला जाता है, ये एल्बर्ट महोदय थे। इन्होंने कहा था कि 1765 ईस्वी जो है वो एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। इसके अतिरिक्त जो है जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें जो व्याप्त दोष थे, ठीक है, जो 1773 का एक्ट था उसको दूर करने के उद्देश्य से 1783 में डंडाज अधिनियम लाया गया। ठीक है,
और इसके बाद जो है नवंबर 1783 में फॉक्स का विधेयक भी लाया गया था, लेकिन ये दोनों विधेयक जो है पारित नहीं हो पाए थे ब्रिटिश संसद में। तो जो फॉक्स द्वारा प्रस्तुत, फॉक्स कौन था उस समय, हाउस वो थे वहाँ के, इनकी गठबंधन सरकार थी, लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की। ठीक है, तो जो फॉक्स द्वारा प्रस्तुत विधेयक था वो हाउस ऑफ लॉर्ड में पारित नहीं हुआ था, जिसके कारण से लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गठबंधन सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा था। ठीक है, तो ये ये पहली बार है और अंतिम बार है कि किसी भारतीय विषय पर अंग्रेजी सरकार के पतन का ये मतलब कि सरकार गिर गई यदि किसी भारतीय विषय पर, तो ये जो आपका फॉक्स का भारतीय विधेयक यानी पिट्स इंडिया एक्ट उसके बाद आया था। ठीक है, उसके बाद जो है जब इनकी सरकार गिर गई तो फिर वहाँ के जो प्रधानमंत्री पिट्स थे तो उन्होंने पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था 1784 का। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि किस एक्ट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से गवर्नर जनरल इन काउंसिल को मुक्त कर दिया गया, वो था 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट था। इसके अलावा जो है सर्वोच्च न्यायालय की राजस्व अधिकारिता किस एक्ट द्वारा समाप्त की गई, तो 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को तथा किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल तथा मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई, तो वो था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को 1786 के अधिनियम द्वारा जो है उसको सेनापति और गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके तहत कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से पृथक कर दिया गया। कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा खत्म कर दिया गया। नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन देने का प्रावधान 1793 के राजलेख के माध्यम से किया गया। ठीक है, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था उनको वेतन देने का प्रावधान कब किया गया, 1793 का जो चार्टर एक्ट था। और जो 1813 का एक्ट था उसके माध्यम से क्या था, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी। और वहीं जो 1813 के राजलेख से कंपनी के भारत में व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन चीन और चाय के साथ जो अधिकार था उसे बनाए रखा गया था। 1813 का जो चार्टर एक्ट था उसको भारतीयों की शिक्षा के व्यय के लिए 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की गई थी। और वहीं भारत में आकर जो बसने तथा व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस अधिनियम के द्वारा अनिवार्य किया गया था, वो था 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। वहीं जो है 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके द्वारा जो है गवर्नर जनरल के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई और एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना अनिवार्य था, जिसमें जो है एक प्रांत का मुख्य सेनापति होना जरूरी था। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ प्रश्न जो है ये पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान में रखिएगा। इसके अतिरिक्त जो है 1833 का जो राजलेख है उससे पहले जो कानून बनते थे उनको विनिमय कहा जाता था। ठीक है, लेकिन जब 1833 का अधिनियम पारित हो गया और इसके बाद जो कानून बने तो उन्हें क्या कहा जाने लगा, अधिनियम कहा जाने लगा। ठीक है, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल परिषद द्वारा निर्मित विधियों को अधिनियम कहा जाने लगा। और 1853 का जो राजलेख है वो भारतीय ब्रिटिशकालीन इतिहास में अंतिम चार्टर है। ठीक है, यानी कंपनी का अंतिम चार्टर राजलेख, अंतिम राजलेख है। स्वतंत्रता के बाद भारत में पहले विधि आयोग का गठन जो है वो 1955 में हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे, MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ को अध्यक्ष बनाया गया था, जो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। मुख्य सेनापति का गवर्नर जनरल की परिषद में स्वतः ही सदस्य होने का अधिकार कब समाप्त किया गया, वो है 1793 का जो चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को किस अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया, 1833 के राजलेख द्वारा। 1833 के राजलेख द्वारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार है वो पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति की गई, 1833 के राजलेख द्वारा। अंग्रेजों को किस अधिनियम के तहत बिना लाइसेंस भारत में आने जाने, बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता दी गई, 1833 के अधिनियम द्वारा। ठीक है, तो 1833 के अधिनियम के बाद जो है लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। सर्वप्रथम भारत में शासन के केंद्रीकरण का प्रयास 1833 के अधिनियम से दिखता है। दास प्रथा को गैर कानूनी किस अधिनियम द्वारा प्रसिद्ध किया गया, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। और 1843 को दास प्रथा पर रोक लगा दी गई। दास प्रथा कब रोकी गई, 1833 के एक्ट के द्वारा। ठीक है,
लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया? 1833 के अधिनियम के द्वारा। सती प्रथा का अंत जो है वो भी जो है विलियम बेंटिंग द्वारा किया गया और इन्होंने शारदा एक्ट पारित करके ये जो है सती प्रथा को भारत से खत्म कर दिया, अवैध घोषित कर दिया। वहीं जो है 1853 का जो चार्टर अधिनियम था उसके द्वारा भारत के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना करते हुए जो है कार्यपालिकीय एवं विधायी कृत्यों को पृथक कर दिया गया। वहीं 1853 का जो राजलेख है उसमें भारतीय विधान परिषद के क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया गया। विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी का पूर्ण सदस्य जो है 1853 के एक्ट के द्वारा बनाया गया। वहीं कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगी परीक्षा जो है वो भी 1853 के चार्टर अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई। तो इस तरह से कुछ जो है जो अभी हम 1853 तक का जो हम लोगों ने चार्टर एक्ट वो को अभी पढ़ा था उसी पे जो प्रश्न है प्रीवियस ईयर प्रश्न है। अब अगला जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं भारत शासन अधिनियम 1858 से लेके जो आगे के जितने भी अधिनियम हैं उन सबको डिस्कस करूंगा। थैंक यू सो मच।